कैसी हो? आप फिर क्यों आए हैं यहाँ? और पहले तो ये खटखट आवाज करना बंद कीजिए। बेटा तुमसे कुछ बात करना है मेरे को। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती और नहीं चाहती कि यहाँ सबको पता चले कि मैं आपसे मिलती हूँ। नहीं बेटा सुनो सुनो सुनो, मेरा यहाँ के काम का सब खत्म हो चुका है और कल वृद्धाश्रम शुरू होने जा रहा है, तो मैं कल ही शहर जा रहा हूँ। तो चलोगे ना साथ मेरा बेटा? नहीं नहीं। मिसेस चौधरी ने मुझे बड़े प्यार से अपने पास रखा है, वो मेरा पूरा ख्याल रखती हैं और ये बात मैं शायद कभी ना भूलूं कि आप ही की वजह से मेरी माँ की जान गई थी। नहीं नहीं बेटा, तुम गलत समझ रही हो बेटा, गलत समझ रही हो। देखो बेटा, अभी मेरे पास पैसा है, मैं शहर जाके एक होटल खोलूंगा और वहाँ पे हम दोनों का अच्छा गुजर बसर हो जाएगा। तुम चिंता मत करो। तुम यहाँ पे जो मेहनत कर रही हो ना, इसका कोई जरूरत नहीं है बेटा, कोई जरूरत नहीं है। तुम चलो मेरे साथ, चलो। मेरा आपके साथ कोई वास्ता नहीं। अरे नहीं, चले जाइए यहाँ से। चले जाइए। पौलाश, क्या पीना पसंद करेंगे? तुम्हारे यहाँ तो सब कुछ पी सकता हूँ, कुछ भी। कुछ भी? हाँ। क्या मैं कोई मदद करूँ? नहीं नहीं, आप थके हुए होंगे, मैं ही ले आती हूँ। लीजिए। थैंक यू। कुछ स्नैक्स? हाँ, क्यों नहीं। आपकी थकावट कुछ कम हुई? तुम जो सामने खड़ी हो, थकावट तो दूर हो ही जाएगी। मेरे उस बात का कोई जवाब नहीं दिया तुमने। किस बात का? अरे भूल गई?
चलना नहीं है मेरे साथ? पेरिस। पेरिस? हाँ। पेरिस? आप मुझे पेरिस ले जाना चाहते हैं? हाँ, क्यों नहीं? पर शायद ये अभी मुमकिन नहीं। क्यों? क्यों नहीं? मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं। पलाश, ये क्या हो रहा है? अरे माँ, तुम कब आई? नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। प्रेत छाया, प्रेत छाया। क्या नहीं हो सकता है माँ? नीलू के सपना देखना छोड़ दो, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। वहां बैठे में क्या बातें चल रही हैं? मिस्टर अमित, आइए आइए, सारे कागजात तैयार कर लिए आपने? आपका हुक्म सर आंखों पर मैडम। आपने जो जिम्मेवारी मुझे दी है वो तो निभाना ही पड़ेगा, और कल उद्घाटन में आप कुछ बोलेंगे नहीं, इसलिए मेरा भाषण भी तैयार है। माँ, मैं अभी आता हूँ, प्लीज। बैठिए बैठिए। ये पलाश कब आया? आज ही तो आया है। चलिए, आपका भटका हुआ बेटा वापस तो आ गया। मिसेस चौधरी, आज मुझे आपको साथ कुछ खास बातें करनी है, आपके वकील के नाते नहीं, एक दोस्त के नाते। आप क्या कहना चाहते हैं? सीधी सीधी बोलिए। मिसेस चौधरी, कल आपके पति के मृत्यु का 10वीं वर्षी है, और उनके याद में आप जो वृद्धाश्रम भी शुरू कर रही हैं, वहाँ कल बहुत लोग होंगे, इसलिए बात आज ही करनी जरूरी है। आप क्या कहना चाहते हैं? आपको याद होगा, अपनी शादी के 1 साल बाद आपने अपने पति को छोड़ दिया था। सबका हक बनता है अपने जीवन में खुशी मांगना, और आपको याद है, जरूर याद होगा, मिस्टर चौधरी किस किस्म के व्यक्ति थे। लेकिन आपने अपने पति का साथ नहीं दिया और भागकर मेरे पास आ गई सहारा लेने। अपने वकील के यहाँ, जो हमारे दोस्त हुआ करते थे। आपको तो शुक्रगुजार होने चाहिए मुझ पर कि उस वक्त मैंने आपको समझा बुझाकर सही रास्ते पे लाकर आपके पति के घर पहुंचाया। बोल चुके मिस्टर अमित। लेकिन आज मैं आपको आपकी दूसरी गलती याद दिलाना चाहता हूँ। दूसरी गलती? जी वो हाँ। कौन सी? पहले तो आपने अपनी पत्नी का फर्ज नहीं निभाया, फिर आपने मां होने का भी फर्ज नहीं निभाया। एक छोटे से बच्चे को आपने विदेश भेज दिया सिर्फ पढ़ने के लिए। अभी भी वक्त है मैडम, अपने बेटे को संभाल लीजिए, बचा लीजिए उसे। आपने मेरे शादीशुदा जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बोला, पर आपको सच्चाई का पता नहीं है। सच? कैसा सच? कौन सा सच? जब पलाश पैदा हुआ था,
तो मुझे लगता था कि मिस्टर चौधरी सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मुझे चुपचाप सहना पड़ा। पता क्यों? मेरा बच्चा छोटा था। क्या कह रही हैं आप? अरे और तो और, अपने घर की नौकरानी तो तक नहीं उन्होंने छोड़ा। मैंने उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ा और उसी घिनौनी हरकत का नतीजा है नीलू। मैंने दिन रात यही बात में सोचती रही। और पता है, मिस्टर चौधरी के इन घिनौनी हरकतों का क्या कीमत चुकाना पड़ा मुझे, ये तो मैं ही जानती। और डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि वो कभी ठीक नहीं होंगे। जानते हैं क्यों? उनको सिफिलिस हो गया था। सिफिलिस। और ऐसे आदमी के लिए आप एक स्मारक बना रही हैं? उसका भी एक वजह है। मिस्टर चौधरी के संपत्ति से जो कुछ भी बचा था, उससे मैंने वो आश्रम बनवाया, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे बच्चे को उनके संपत्ति से कोई भी कुछ भी मिले। मैं नहीं चाहती थी, और मैं चाहती थी कि जो भी मिले मेरे बेटे को, वो मुझसे मिले और मेरी अपनी कमाई से। ठीक, फिर मैं अब वृद्धाश्रम होकर के ही आता हूं। पलाश, बेटा इधर आओ। आया माँ। अरे मिस्टर अमित कहाँ गए? वो तो आश्रम गए। ओह, पलाश, तुमने शराब पी? छोड़ दे बेटा, ये बहुत बुरी चीज है, तुम्हें बर्बाद कर देगा। माँ एक बात बताओ, क्या मेरा घर आना वाकई तुम्हारे लिए खुशी की बात है? मुझे तो लगता था तुम मेरे बगैर ही जी सकती हो। माँ, तुमसे कुछ कहना है, इसे अब मैं और छिपा नहीं सकता। क्या कहना है? क्या नहीं छिपा सकते हो? माँ, मैं तुम्हें लिखकर नहीं बता पाया, और घर वापस आने के बाद भी मैंने उन ख्यालों को भूलने की बहुत कोशिश की। आखिर क्या हुआ बेटा? माँ, मैं अब कभी काम नहीं कर पाऊंगा, कभी काम नहीं कर पाऊंगा। इतनी खौफनाक है, तुम सोच सकती हो? मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। नहीं बेटा, नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बताओ, क्या परेशानी है? माँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। माँ, मैंने कभी भी अनियंत्रित जीवन नहीं जिया, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है माँ? बेटा परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बता अपनी परेशानी बता, क्या हुआ तुम्हें? माँ, सर में बहुत जोर से दर्द होता था। ऐसा लगता था जैसे कोई लोहे की पट्टी को मेरे गले में कसता सा जा रहा है। पहले तो मुझे लगा ये सिर्फ सर दर्द है, जो बचपन से मुझे हुआ करता था। जल्दी ही महसूस हुआ मैं कोई काम करने के काबिल नहीं था, मुझमें ताकत नहीं थी, मैं ध्यान नहीं लगा पाता था। माँ, उफ, क्या भयंकर हालत थी। आखिर मैंने डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने मेरी बीमारी के बारे में बताया। क्या बताया था बेटा डॉक्टर ने? क्या बताया? बोल।
माँ डॉक्टर वहां के सबसे जाने माने थे, मुझसे बहुत से सवाल पूछे। नहीं, मुझे तो बेतुके बात लग रहे थे। मुझे मेरे बहुत सारी टेस्ट करवाए। क्या मतलब था इन टेस्टों का? उनका कहना था कि मेरी बीमारी पैदाइशी है। मुझे मेरे पिता से विरासत में ये बीमारी मिली। माँ मैंने उन्हें बहुत समझाया, तुम्हारे लिखे हुए खत दिखाए, पर वो नहीं माने। दवा दी और कुछ दिनों आराम करने के लिए बोला। माँ मैं अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बहुत बड़ा पेंटर बनना चाहता हूँ, लेकिन इस बीमारी की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और माँ, इस बीमारी में मेरा कोई हाथ नहीं है। बेटा घबराओ नहीं बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हूं तुम्हारे साथ। बस मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे बेटा, ठीक हो जाओगे। क्या मैं दोबारा अपनी जिंदगी फिर से जी पाऊंगा? माँ क्या ये खतरनाक बीमारी ठीक हो सकती है? मुझे जीना है माँ। बेटा बिल्कुल घबरा मत, मैं तुझे बड़े से बड़े डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, हर तरह का इलाज करवा दूंगी, तुझे बिल्कुल ठीक कर दूंगी बेटा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बेटे तेरे सिवा मेरे इस दुनिया में कौन है बता? हाँ, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मत घबरा मेरे लाल। ये भी देख रहा हूँ, जब से मैं घर आया हूँ तब से तुम मेरे लिए ही परेशान हो। माँ बस अब मैं तुम्हें और दुखी नहीं देख सकता। माँ मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब मुझसे सोचा नहीं जा रहा है। सर में सरफटा सा जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है माँ, बहुत दर्द हो रहा है। बेटा जरा पानी पी ले, दवाई ले ले, ठीक है, ठीक हो जाएगा। अब नीलू एक गिलास पानी और सर दर्द की दवाई लाना बेटा। माँ एक बात और, अभी कुछ देर पहले तुमने मुझे और नीलू को एक साथ देखा था। बताओ ना माँ, नीलू के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम क्या कहना चाहते हो? नीलू के बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो। नीलू और तुम कभी एक नहीं हो सकते। क्यों? क्या बात है? नीलू मेरी जिम्मेवारी है, मैं नहीं चाहती कि उसके साथ कुछ भी बुरा हो। माँ नीलू ही मुझे बचा सकती है, मैं अकेला मेरा ये कष्ट नहीं सह सकता, और तुम्हारा कष्ट भी। मैं इसीलिए तो वापस आया था, पर इस तरह रहा नहीं जाएगा, जिंदगी को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ तू मुझे छोड़कर जाएगा, पर जब तक तेरी बीमारी ठीक नहीं हो जाती। माँ सिर्फ बीमारी का सवाल हो तो मैं यहाँ रुक जाता, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, लेकिन माँ ये सारी पीड़ा, ये शिकायतें, ओफ, फिर वो जानलेवा डर, बहुत भयानक माँ, बहुत भयानक। कैसा डर बेटा, कैसा डर? मुझसे और मत पूछो, मैं बयान नहीं कर सकता माँ। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ चाहती हूँ तू ठीक हो जा बेटा, और खुशी से रह तू, बस। माँ बताओ ना, नीलू के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? पलाश,
उठो, बैठो इधर। अब तुम्हें सब जानना होगा, फिर तुम अपना फैसला ले लो। मिसेस चौधरी, अभी मैं वृद्धाश्रम से होकर के आ रहा हूं। नीलू, तुम्हें शाह के साथ ही जाना होगा। अब तुम ही उसे संभाल सकते हो। जी नहीं सर, मैं नहीं जाना चाहती। सुनिए सुनिए, बाहर लोग चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। लगता है आग लग गई, वृद्धाश्रम में आग लग गई। मैं जाता हूं, देख कर आता हूं। पता नहीं क्या हुआ। लगता है सब कुछ जल गया, कुछ भी नहीं बचा। इससे तो और कुछ भला तो हो नहीं सका, अच्छा ही हुआ। अब तक तो आग बुझाने वाले आ गए होंगे। बिल्कुल, जरूर आ गए। अरे पलाश कहाँ है? वो बीमार है, अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था। पर ये सब हुआ कैसे? ये तो बहुत बुरा हुआ मिस्टर अमित। सारी मेहनत पानी में। लेकिन मिस्टर अमित, अब तो उस हादसे का भागीदार बने। वो कैसे? आप कहना क्या चाहते हैं? आपका हाथ में मोमबत्ती थी और उसको बुझाते हुए अपने लकड़ी का छिलके के ऊपर फेंक दिए थे, जो मैंने अपना आंखों से देखी। जो हुआ सो हुआ, अच्छा ही हुआ। अब इस हादसे के बारे में मैं बिल्कुल कुछ नहीं सोचूंगी और इसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं। मिस्टर अमित, हाँ जी। आप जा रहे हैं, मेहरबानी करके अपने साथ सारे कागजात ले जाइएगा और वो भी दूसरे और भी डॉक्यूमेंट्स भी मैं तुम्हें दे दूंगी, ठीक है? ठीक। अच्छा, अब इसके बारे में जो भी करना है, आश्रम के बारे में आपने जैसा सोचना है, जैसे करना है, आप करिए। इसके साथ अब मेरा कोई वास्ता नहीं है। मिस्टर अमित को तो मेरे बारे में सोचना पड़ेगा। मैं तो होटल खोलने जा रहा हूँ। हाँ मिसेस चौधरी, अब लगता है इस घर में जो कुछ भी होगा सब अच्छा ही होगा। मैं आपके साथ चलूँगा, आपके साथ चलूँगा। नीलू बेटा, कभी भी कुछ जरूरत पड़े मैं हूँ, मेरे को याद करना बेटा। तुम देखो मैं कहाँ मिलूंगा ये तुमको पता है। तुम अपना ख्याल रखना बेटा। आइए शाह साहब, आइए आइए आइए। अच्छा हाँ, मैं अपना होटल खोलूंगा और उसको नाम रखेंगे चौधरी होटल। वो भी एक तरह आश्रम ही होगा, जो कि समाज के कमजोर लोगों के लिए, उनके लिए ही बनेगा। आइए, गाड़ी का चलिए, वक्त हो रहा है। कुछ भी नहीं रहा जो मेरे पिताजी की याद दिला सके। बेटा, तुम ठीक तो हो? मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। नहीं, मुझे आराम नहीं करना। माँ, सारे दरवाजे बंद कर दो। मुझे घबराहट हो रही है माँ, सारे दरवाजे बंद कर दो। मुझे घबराहट हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है। अब
इधर बैठो मेरे पास। मां नीलू मेरे पास बैठ जाए। नीलू नीलू तुम मेरे पास हमेशा रहोगी ना? मैं समझी नहीं। मैं जरूरत पड़े तो अपना हाथ दोगी ना? नहीं नहीं, मैं समझी नहीं। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेटा बेटा, मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर करती हूँ, तुम्हारा मन का बोझ हल्का। बेटा, तुम अपने पिता को तब नहीं देखा जब वो जवान थे। उनकी जिंदा दिली की कोई सीमा नहीं थी, और क्या जोश और क्या जीने की उत्साह। पर फिर वही हुआ जो होना था। क्या हुआ मां? क्या होना था? वही जो तुमने शाम को बताया था अपने बारे में। इसका मतलब, तुम्हारा कहने का मतलब है कि पिताजी को वाकई? हाँ, पिताजी आपके अपनी जिंदा दिली को दिखाने के लिए बहुत गलत रास्ते चुने। उनके जिंदगी में मेरे आने के बाद भी बाहर तो बाहर, घर में भी उन्होंने अपनी रंगरलियों का कोई कसर नहीं छोड़ा। माँ, तुमने इन सब के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा, मैं कैसे बताती? तुम उनके बेटे हो। मैंने नीलू के माँ के साथ उनको रंगे हाथ पकड़ा था। बस तब से दिन रात एक ही बात मेरे दिमाग में मुझे परेशान कर रहा था। आखिर नीलू भी तो इसी घर की बेटी है जैसे तुम। फिर नीलू की क्या गलती? नीलू नीलू क्या? हाँ हाँ, अब तुम दोनों को पता चल गया। नीलू तो माँ 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 ऐसी थी? नहीं बेटा, तुम्हारी माँ कई मामलों में अच्छी थी। फिर भी ऐसी इंसान निकली। मैं यहां नहीं रह सकती, मुझे जाना होगा। मैं जाना चाहती हूँ। नीलू, क्या तुम सच में जाना चाहती हो बेटा? जी हाँ, मैं जाना चाहती हूँ। नीलू नीलू, तुम तो इसी घर की हो, फिर भी जाना चाहती हो? बस अगर मुझे पता होता कि पौलाश बीमार है, और हाँ, अब तो पौलाश बुला सकती हूँ, तो मैं यहाँ सिर्फ कुछ बीमार लोगों की सेवा करने के लिए नहीं रह सकती। और उनके लिए भी नहीं, जो तुम्हारे इतने करीब है। मैं यहाँ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने वाली। बेटा, बदकिस्मती से अपनी जिंदगी खराब मत करो। वो तो किस्मत का खेल है। पर हाँ, क्या मैं पूछ सकती हूँ, क्या मिस्टर अमित को मेरे बारे में पता है? हाँ, मिस्टर अमित को तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है। चलिए, तो मुझे इसी वक्त उनके पास जाना होगा। मुझे लगता है सिर्फ वही है जो मेरी मदद कर सकते हैं। और हाँ, अच्छा होता कि आप मुझे किसी बड़े आदमी की औलाद की तरह पालती। खैर, कोई बात नहीं। नीलू बेटा, कभी भी इस घर की या मेरी जरूरत पड़े तो जरूर आना। जी नहीं, शुक्रिया। जा रही हूं मैं।
जा रही हूं। ये एक ऐसी बात है जो फैलने लगती है तो प्रेत छाया, प्रेत छाया, प्रेत छाया। हाँ माँ, तुम इन्हें प्रेत छाया कह सकती हो। बेटा, तू मुझसे प्यार करता है ना? हाँ माँ, मैं जानता हूं तुम मुझसे कितना चाहती हो। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। मैं जानता हूं तुम मेरी अच्छी से देखभाल कर सकती हो। मैं बीमार जो हूं। हाँ बेटा, तुम्हारी बीमारी को मेरे पास लेके आई है तुमने। अब तुम्हारे मन के मैं सारे बोझ हल्का कर दूंगी। हाँ, लेकिन डर अभी भी है। उसे कौन दूर करेगा माँ? अच्छी बात है कि तुमने मेरे दिमाग का कुछ बोझ हल्का किया। बेटा, अब ना तुम काम भी करने लगोगे, समझे? तुम काम भी करने लगोगे और तुम्हारे वो सारे परेशानियां सब दूर हो जाएंगे। तुम ठीक हो जाओगे बच्चा, तुम ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। हाँ, तुमने मेरे लिए उन सब बोझों को उतार दिया। माँ, तुम्हें याद है तुमने कहा था अगर मैं तुमसे कुछ मांगता हूँ तो तुम मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थी। हाँ। क्या तुम अभी भी यही कहती हो? बिल्कुल बेटा, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। तू मेरा इकलौता बच्चा है। और बता, इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा कोई और है? कोई भी तो नहीं रे, कोई भी नहीं। तेरे बिना मेरे लिए कोई भी नहीं है। तुम्हारे लिए मैं जीती हूँ, सिर्फ तेरे लिए जीती हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीती हूँ। माँ, मैं सोच भी नहीं सकता सालों तक पड़ा रहूंगा और बड़े ही बुढ़ा हो जाऊंगा। और तुम तो शायद मेरे पहले ही। माँ, डॉक्टर ने कहा था कि इस बीमारी में लोग एकदम से नहीं बढ़ते। उन्होंने इसे दिमाग की कमजोरी या ऐसा ही कुछ कहा था। तुम उस समय मेरे पास रहोगी ना? हाँ, रहोगी ना मेरे पास? हाँ बेटा, जरूर रहूंगी तेरे पास। मामा, मैंने ना मेरे कमरे पे मॉर्फिन के 12 कैप्सूल बचा के रखे हैं। क्या? मामा, जब उसे सहन नहीं होगा वो भयानक दर्द, तब वो दवा मुझे दे देगा। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते। मुझसे सहन नहीं हो रहा वो दर्द। नहीं बेटे, मुझे बचा लो ना, मुझे बचा लो ना माँ, मुझे बचा लो। कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। भगवान, मेरे बेटे को बचा लो। बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा। मुझे बचा लो माँ। मैं डॉक्टर बुलाती हूँ। माँ, तुमने कहा था तुम हमेशा मेरे साथ। मैं तेरे साथ हूँ बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। मैं माँ हूँ, मैं तुझे कैसे वो दे दूँ? माँ, मैं नहीं दे सकती। दवा दे दो ना माँ। नहीं बेटे, नहीं, मैं नहीं दे सकती तुझे। वो दवा दे दो। नहीं बेटे, दे दो ना। मैं नहीं दे सकती। वो दवा दे दो। नहीं बेटा, मुझसे और सहन नहीं हो रहा है माँ, वो दवा दे दो ना माँ।
আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জিত, ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা, প্রকৃতির অন্তরাকাশে। তুমি তাহলে কিছুতেই রাজি হবে না বাবা? এটাই তোমার ফাইনাল ডিসিশন? একদম, এটাই ফাইনাল। ওসব ছেলে মানুষটা আমি একেবারে না। ছেলে মানুষের কি আছে বাবা? টাপুর, মেঘলা, বাবাই, রিদ্ধি সবার বাবাই তো পার্টিসিপেট করছে, তুমি কেন করবে না? কত আশা করে আমি তোমার নামটা দিলাম। নামটা দেওয়ার আগে আমাকে একবার জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। তোর মতো বুদ্ধিমান ছেলে এরা একটা ভুল কি করে করলি আমি তো বুঝতেই পারছি না। আর সবার বাবা পাগলামি করছে বলে আমাকেও করতে হবে? পাগলামি কি আছে বাবা? পুজোর কটা দিন একটু হইচই করাটা কি পাগলামি? তাছাড়াও এই বছরটা যেভাবে গেল, আদেও পুজো হবে কিনা তাই নিয়ে সংশয় ছিল। তাছাড়া আমাদের খুশি অ্যাপার্টমেন্টে তো প্রত্যেক বছরই গান, নাচ, আবৃত্তি, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী কিছু না কিছু হয়। কিছু না কিছু হওয়া এটা এখন নাচ, গান, আবৃত্তি এসব পারফরমেন্সের মধ্যে দিয়ে ভেতরের গুণগুলো বাইরে বেরিয়ে আসে। কিন্তু এটা কি? এ তো এক ধরনের ছেলে মানুষ। না না, এই তোদের পুজো কমিটিতে এবার কে আছে? জোয়ার দাদা নিশ্চয়ই সেখানে। উনি ছাড়া তোদের এই তিরিং করে আর কে নাচাবে বল? তুমি মিথ্যেই রাগ করছো বাবা। এমনিতেই এই বছরটা এত টেনশনে কাটলো, তাহলে কি হলো? তার জন্য আমরা বন্ধুরা ভাবলাম এই বছরের আইটেমগুলোকে একটু অন্যরকম ভাবে ভাবি। তুমি তো আগেই রিজিড হয়ে বসে আছো, একটু ধৈর্য ধরে শোনো প্লিজ। শোনাতে পারিস, কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত বদলাবে না একটু। তুই আজই গিয়ে আমার নামটা কেটে দিয়ে আসবি, ব্যাস। আচ্ছা দেখো, আগে শোনো তো প্লিজ। আচ্ছা বল। সামথিং ডিফারেন্ট, সামথিং এই চলতি গান, কবিতা, নাচ এসব না, একটা ফোক আর ভিলেজ টাচ থাকবে সবটা জুড়ে। প্যান্ডেল জুড়ে থাকবে মধুবনী পেন্টিং, টিনেজ মেয়েদের জন্য আলপনা দেওয়ার কম্পিটিশন, মা কাকিমা জেঠিমাদের জন্য ট্র্যাডিশনাল পিঠে বানানোর প্রতিযোগিতা, পুলি পিঠে, পাটি সাপটা, তোমাদের ধুনুচি নাচ আর আমাদেরটা সারপ্রাইজ এখন বলবো না। ওহ যা এক্সাইটিং লাগছে না বাবা। ধুতি পাঞ্জাবি পরে দু হাতে ধুনুচি নিয়ে সরি, আমাকে বাদ দিয়ে ভাব। ভিলেজ টাচ, জানা যা, কদিন গ্রামে গিয়ে কাটিয়া মশার কামড়, হেরিকেনের আলো দেখবি কেমন লাগে। ওই ঈশ্বরগুপ্ত ব্রিজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একতারা বাজিয়ে টুং টুং করে ওই গ্রামীণ মার্কা শহরেই মশার তোমার বেরিয়ে যাবে। তুমি এত চিন্তা করো না তো, একটাও থাকবে। মানে রিকের বন্ধুরা হ্যাঁ। নবমীর রাতে একটা বাংলা ব্যান্ডের প্রোগ্রাম রেখেছে। ব্যান্ডের নাম একতারা। ভবা পাগলার গান, লালনের গান, হাসন রাজার গান, ওরা তো খুব প্র্যাকটিস করছে। আর তোমাদের ধুনুচি নাচটা হবে অষ্টমীর আরতির পরে। সব লোকজন ওই সময় জড়ো হয়, একেবারে প্রাইম টাইম। না না, তোমাদের মানে তুমিও কি ধরে নিয়েছো রিকের মতো এই 54 বছর বয়সে আমি ধুনুচি নৃত্য করে লোক হাসাবো? পুরো প্ল্যানটাই তো মার করে দাও বাবা। আচ্ছা, তুমি তাহলে নাটের গুরু, পুরো প্ল্যানটার মাস্টার মাইন্ড, তাই তো? হ্যাঁ, তাই বলি। রোজ কারখানা থেকে ফিরে দেখি দোতলা সান্নাল বৌদি, কোনোদিন ওই ব্লকের চক্রবর্তী বৌদি, কেউ না কেউ ঘরে এসে বসে আছে। কি করবো বলো, ফ্ল্যাটে সবাই এমন ভাবে জোড়াজোড়ি করলো। বৌদি, এবার পুজোর প্রোগ্রামগুলো আপনাকেই ভাবতে হবে, একটু অন্যরকম ভাবে। ব্যাস, অমনি তোমাদের পাগলের কীর্তনে আমাকে জুড়ে দিবে। আরে তোমার কথা চিন্তা করে তো ধুনুচি নাচটা রেখেছি। এই আমার কথা চিন্তা করে মানে? মধুরিমা, তোমার ঠিক কবে থেকে মনে হলো বলো তো তোমার স্বামী নাটকের নির্দেশনা, অভিনয়ের পাশাপাশি নৃত্য কলাতেও পারদর্শী? তুমি হবে রেগে রেগে কেন কথা বলছো? তা কিভাবে বলবো? নেচে নেচে। নিজে তো নাচছো, ছেলেটাকেও তাকিয়েছো আচ্ছা করে। আচ্ছা, 35 বছর ধরে ভারতবর্ষের হাজার হাজার মঞ্চে তুমি দাপিয়ে অভিনয় করছো, তাতে কি হয়েছে? আরে এইটুকু পারবে না? আমি কিন্তু ওদের হ্যাঁ বলে দিয়েছি। আর শোনো, কি? এই আবাসনে তোমার স্ত্রী হিসাবে আমার কিন্তু আলাদা একটা সম্মান আছে, কথাটা মাথায় রেখো। বাবা, কি? লালটু দাকে বলেছি গোটা প্রোগ্রামটা হ্যান্ডিক্যাপে শুট করবে, পরে ডিভিডি করে বিক্রি করা হবে। 52টা অলরেডি বুক, দামও ঠিক হয়ে গেছে 150। মেঘলা বলেছে বাবার নাচের ভিডিও দেখতে 500 টাকা অবধি খরচ করতে রাজি আছে। এমনিতেই এবার আমাদের পুজোর সেক্রেটারি জোয়ারদার জেঠু এই আমাদের আবাসনের ইয়ংদের মতামত চেয়েছিলেন। আমরা একজোট হয়ে বলেছি এই বছরের এই বিভৎস সংক্রামক রোগ, তারপর প্রাকৃতিক দুর্যোগ, এইসব কিছুর কারণে পুজোর আয়োজনটা খুব ছোট করেই হোক, কিন্তু সন্ধ্যেবেলার অনুষ্ঠানগুলো করতে হবে একটু অন্যরকম হবে। আর তোমাকে যেটা স্পেশালি বলবার সেটা হলো এই সিডি বিক্রির পুরো টাকাটাই আমরা তোমাদের দলের দুস্থ নাট্যকর্মীদের
যে এককালীন সাম্মানিক দেওয়ার পরিকল্পনা হয়েছে তাতেই দেব। প্রপোজালটা আমার সবাই আছে। এতখানি অবধি ভেবেছিস, এতখানি অবধি ভাবতে পারিস তোরা? এই জেনারেশন বেয়ারা, এই জেনারেশন উদ্ধত, এই এক পেশে ধারণা আঁকড়ে ধরে ভুলেই গেছো। রীতি কিন্তু বড় হয়েছে তোমাকে আমাকে দেখতে দেখতে। আর ও কিন্তু তোমার মতো সব বন্ধুদের খুব ভালো না করে দেখো, বলে। আমি আসলে আচ্ছা চলো তো চলো, অনেক রাত হয়েছে, শুয়ে পড়বে চলো। ও হ্যাঁ। আরেকটা কথা, আমি ভাবছি কাল একবার একটু ও বাড়ি যাবো, মায়ের কাছে গোকুল পিঠেটা ভালো করে বানানো শিখে দেবো। তুমি অফিস থেকে ফেরার পথে আমাকে নিয়ে আসবে। ঠিক আছে। এই রিক, শুতে চলো। এই তুমিও চলে এসো। হ্যাঁ চল। আজ বোধহয় আর দলে কেউ আসবে না, চলো বাড়ি চলো। সেই একই ট্র্যাডিশন, তিন বুড়ো মিলে মরা কক্ষ খুলে বসে আছে। আসলে কাল লক্ষ্মী পুজো গেল তো, তার রেশ বোধহয় এখনো কাটেনি। তা অনুরূপ, তুমি সত্যি সত্যি ধুনুচি নাচলে? শুধু নাচলাম কি শীতাংশুদা, সেই পুরনো কায়দাটা অ্যাপ্লাই করলাম। দু হাতে দুটো ধুনুচি, মুখে একটা, চোরে ঘাত পাচ্ছে, কাশর মারছে, তার মধ্যে নাচতে নাচতে হঠাৎ বাঁ হাতেরটা গরম হয়ে পড়ে গেল। হাতটা বাড়িয়ে দিল, আর একটা ধুনুচি এগিয়ে দিল। কে জানো? রিক। আচ্ছা বলছি, তোমার কোনো চোট টোট লাগেনি তো? মানে এই বয়সে এখন না? না না না, সেরকম কিছু নয়, তবে কোমরে হালকা একটু ব্যথা আছে। তবে জানো তো, খুব এনজয় করেছি, দারুণ একটা ফিল্ম। আসলে সেই এপ্রিল মাস থেকে সংক্রমণ কত লাখ ছড়ালো, মৃত্যু কত হাজার হলো, এই শুনতে শুনতে আর পড়তে পড়তে একটা অ্যাংজাইটি, একটা টেনশন। তার মধ্যে এই 4টে দিন, শীতাংশুদা তোমাকে কি বলবো, আমি যখন নাচ থামালাম না, হাততালি তো থামছেই না। আসলে আমাকে তো কেউ এইভাবে কোনোদিন দেখেনি, আর এর মধ্যে হঠাৎ দেখি সবার হাততালি থেমে গেলেও রিক কিন্তু হাততালি দিয়েই যাচ্ছে। ও খেয়ালই করেনি সবার হাততালি থেমে গেল। কি বলবো দাদা, চোখে আমি জল এসে গেছিল। আর ওরা কি কাণ্ডটা করবে জানো এবারে, এই যে টোটাল প্রোগ্রামটার একটা সিডি বানিয়েছে, এবং সেই সিডি গুলো ব্যাটে সবার মধ্যে বিক্রি করবে, এবং যে টাকাটা উঠবে আমরা ফিনিক থেকে যে দুস্থ নাট্যকর্মীদের সম্মানিত দেওয়ার যে অনুষ্ঠানটা করবো, সেইখানে পুরো টাকাটা ডোনেট করবে। ভাবো, আমরা মিছি এই প্রজন্মকে দোষারোপ করি, ভাবি না যে সবাই ঘরটা লেখায় যা ভাষায় না। কিন্তু একটা দারুণ প্রস্তাব। আমি কিন্তু একটা সেটি দিব, আমাকে একটা দিতে হবে। আচ্ছা কত করে দাম ঠিক করেছো তোমরা? ওই 150 টাকা, এমন কিছু না। শোনো না, তোমরা সামনের সপ্তাহে বৌদিদের নিয়ে আমার কাছে চলে এসো, একসাথে গল্পটা দেখাও যাবে, মানে সিডিটা দেখাও যাবে, আবার আড্ডাও মারা যাবে। অবশ্যই আসবো। আসলে কি জানো তো, তোমার বৌদিবার পুজোতে একদম বেরোতে পারিনি। ছেলেটাও পুনেতে, ও এখানে নিয়ে আসলে ওর মনটা একটু ভালো হয়ে যাবে। ঠিক আছে চলো, অনেক হয়েছে, এবার উঠে যাক। আসতে পারি? আরে রিক, আমি একা না, আমার বন্ধুরা এসছে, সঙ্গে জলটা জেঠু এবং সান্নাল কাকিমা। আরে সান্নালরা, আসুন আসুন আসুন, বসুন। এই বৌদি বসুন, বসুন। আরে কি ব্যাপার, পুরো খুশি অ্যাপার্টমেন্ট একেবারে ফিনিকের ঘরে হাজির। কাকিমা বলো। হ্যাঁ, আপনি তো জানেন দাদা আমাদের পরিকল্পনাটা কি ছিল, জানেন? দারুণ রেসপন্স পেয়েছি। হ্যাঁ, 100টা সিডি অলরেডি আমাদের ফ্ল্যাটে বিক্রি হয়ে গেছে। আর যাই হোক, আমাদের পূজা কমিটির সেক্রেটারি জোয়ার দাদা, উনি সেই টাকাটা আপনাদের হাতে সবার তুলে দেবেন। তোরা কি করেছিস? এর মধ্যে 100টা সিডি তৈরি করে বিক্রি করে ফেলেছিস, তো দারুণ কাণ্ড করছিস রে তোরা। অল ক্রেডিট গোস টু সান্নাল কাকিমা এন্ড জোয়ারদা কাকু। যেইভাবে তোমাদের এই ভাবনার কথাটা ওনারা সব
ফ্ল্যাটের সকল লোককে কনভিন্স করেছেন? সত্যি অনুরূপ বাবু, রিকের কাছে আমি সব শুনেছি। এলাকার দুস্থ মানুষদের ত্রাণ সামগ্রী বিলি করা, সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দিয়ে আসা, এই নাট্য চর্চার সাথে আপনারা যে এত ভালো কাজ করেছেন সারা বছর ধরে, সত্যি ভাবা যায়। দাদা এবার আসল কাজটা সেরে ফেলা। অনুরূপ একটু এগিয়ে আসুন। আরে আমি আমাদের দলের সিনিয়র অভিনেতা শীতাংশুদা দলের পক্ষ থেকে গ্রহণ করুন। আরে এই জয়ন্ত, আরে আমাদের দলের তরফ থেকে ওদের একটু অভিনন্দন জানাবো। আমাদের দলের পক্ষ থেকে আপনাকে এবং সান্নাল মোদীকে এবং আপনার এই সৈনিকদের অনেক অনেক ভালোবাসা রইল।